अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, वो है हमारा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो अब हम बात करते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। तो इंटेंसिटी क्या होती है सबसे पहले हम ये जानते हैं। तो देखिए, जब हम एक मेटल 1 मीटर स्क्वायर के एक ब्लॉक को ले ले, 1 मीटर स्क्वायर का मैंने एक ब्लॉक ले लिया और सपोज आप समझिए कि उधर से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रही है, उधर से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इधर आ रही है, और मैंने ये जो बॉक्स है, ब्लॉक है, ये मैंने उसके परपेंडिकुलर ऐसे लगा लिया। तो जब ये वेव इसे हिट करेगी, जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस ब्लॉक को हिट करेगी, यहाँ पर इसे हिट करने में जो एनर्जी यहाँ से निकलेगी इन 1 सेकेंड, उसी एनर्जी को बोलते हैं हम क्या, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दोबारा समझिए, यहाँ से एक वेव आ रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक ब्लॉक से परपेंडिकुलरली जब हिट करेगी इसे, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये इस ब्लॉक को जब परपेंडिकुलर हिट करेगी, तो इसे हिट करने पर जो एनर्जी यहाँ से निकलेगी इन 1 सेकेंड, इन अ 1 सेकेंड टाइम पीरियड कितना, 1 सेकेंड में, वही होती है हमारी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लेकिन ये यहाँ पर परपेंडिकुलर हिट करनी चाहिए, तभी ये एनर्जी यहाँ से निकलेगी, और इसी को बोलते हैं हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट टाइम, एक पर यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी क्रॉस हो रही है, टाइम, इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन, इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ वेव, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या फिर वेव। ठीक है, ये तो थी इसकी डेफिनेशन और ये था इसका फील, जो कि आपको आ गया हो, नहीं आया हो फील तो आपकी समझ में तो आ ही गया होगा। तो चलिए यहाँ से आगे देखते हैं अब बात करते हैं इसके फॉर्मूले की। तो इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है, इंटेंसिटी को सबसे पहले तो हम आई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं इंटेंसिटी को, आई से डिनोट करते हैं। और इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आई इज इक्वल टू पावर अपॉन एरिया। इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है ये, क्या होता है, पावर अपॉन एरिया। अब हम पावर को क्या लिख सकते हैं, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि हम पावर को लिख सकते थे टोटल एनर्जी पर यूनिट टाइम। पावर को क्या लिख सकते थे हम, इधर लिखता हूं मैं, पावर को लिख सकते थे हम, पी से डिनोट करते हैं पावर को, पावर इज इक्वल टू टोटल एनर्जी पर यूनिट टाइम। ये होती थी हमारी पावर, क्या होती थी, टोटल एनर्जी, जिसे हम यू से डिनोट करें पर यूनिट टाइम। अब मैं ऐसे जस्ट यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ। तो देखिए आई इज इक्वल टू, अब मैंने पी की जगह रख दिया यू अपॉन टी, यू अपॉन टी, और ये जो एरिया है, ये जो एरिया है इसका मैंने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई ए। तो जो इंटेंसिटी की जो डेफिनेशन, सॉरी इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला वो बन गया मेरा आई इज इक्वल टू यू अपॉन ए मल्टीप्लाई टी। ये आ गया मेरा इंटेंसिटी का फॉर्मूला। और दूसरा अगर हम फॉर्मूला देखें, इससे जो पहला टॉपिक था वो था हमारा क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी जो निकाली थी, जिसे हमने कैपिटल यू से डिनोट किया था या नहीं किया था। और मैंने बताया था कि कैपिटल यू की जगह हम यहाँ पर रो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि रो भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं, इन दोनों को किसी को भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए मैंने क्या बताया था, इन इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी इन इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में मैंने आपको क्या बताई थी, मैंने बताई थी आपको कि हमारी जो ई आर एम एस, ये कैसी है, आर एम एस वैल्यू, ई आर एम एस का स्क्वायर मल्टीप्लाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई सी, ये जो होती थी हमारी, सॉरी यहाँ पर ये टोटल एनर्जी नहीं है, ये है बस इतनी। तो ये जो एनर्जी थी आपकी, ये थी किसकी, यू की वैल्यू, किसकी थी ये, यू की वैल्यू, जिसे हम डेल्टा से भी, सॉरी रो से भी रिप्रेजेंट करते थे, जो होती थी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में ई आर एम एस का स्क्वायर मल्टीप्लाई एप्सिलॉन नॉट। अब मैं यहाँ से इस यू की वैल्यू को, अब देखिए यहाँ से इंटेंसिटी का दूसरा फॉर्मूला, इंटेंसिटी का जो दूसरा फॉर्मूला होता है वो होता है आपका आई इज इक्वल टू रो मल्टीप्लाई सी, चाहे हम रो की जगह यू भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यू मल्टीप्लाई सी। अब मैं इस रो की जगह इस वैल्यू को पुट कर देता हूँ, एक सेकंड रुकिए, पहले इसे मैं हटाता हूँ, इसे मैं पहले हटा लेता हूँ, यहाँ पर लिखने के लिए थोड़ा जगह नहीं है इसलिए। तो देखिए ये जो है रो, अब मैं रो की वैल्यू पुट करता हूँ, रो की वैल्यू कितनी थी,
रो की वैल्यू थी मेरी E/RMS का स्क्वायर, E/RMS का स्क्वायर मल्टीप्लाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई ये वाली सी स्पीड ऑफ लाइट, ये वाली सी। तो ये हो गया आपका दूसरा फॉर्मूला किसका, इंटेंसिटी का। इंटेंसिटी का फर्स्ट फॉर्मूला टोटल एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, और दूसरी इंटेंसिटी की जो फॉर्मूला है वो है E/RMS का स्क्वायर मल्टीप्लाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई सी। तो ये दोनों ही इंटेंसिटी के फॉर्मूलाज हैं। अब अगर हम बात करें इसकी यूनिट की, तो आप मुझे बता सकते हो इसकी यूनिट क्या होगी। एक बार जरा सोचिए इस फॉर्मूले से इसकी यूनिट क्या निकलेगी। आप मुझे बताइए इसकी इस फॉर्मूले से इसकी यूनिट क्या निकलेगी। यहाँ पर है एनर्जी, जरा देखिए यहाँ पर है एनर्जी, ये है टाइम, ये है एरिया। एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, टाइम का हो जाएगा सेकेंड, और एनर्जी की क्या हो जाएगी, एनर्जी हो जाएगी जूल में, सिंपल। तो यहाँ से जो आएगी वो आएगी जूल पर, एक सेकंड पे, जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। जूल पर सेकेंड को हम और क्या बोल सकते थे, जूल पर सेकेंड, सॉरी जूल पर मीटर स्क्वायर को हम और क्या बोलते थे, बताइए जल्दी से। जूल पर सेकेंड को हम और क्या बोलते थे, जूल पर सेकेंड को, जूल पर सेकेंड को बोलते थे हम वॉट। क्या बोलते थे, वॉट। जूल पर सेकेंड क्या थी, वॉट, पावर की। तो ये हो जाएगी वॉट, है ना, और अपॉन में आ जाएगा मीटर स्क्वायर, अपॉन मीटर स्क्वायर। ये हो गई इसकी यूनिट, ये हो गई इसकी यूनिट। तो ये था पूरा इंटेंसिटी का स्ट्रक्चर, जिसे आप यहाँ से फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, देन मैं इसके आगे चलता हूँ। और वैसे पहला लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं, सेकंड लेक्चर को आगे हम रिकंटिन्यू करेंगे दूसरी वीडियो में। सो थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू। चलिए दोस्तों, अब हम लेकर आ गए आपके इंटेंसिटी के जस्ट बाद वाला टॉपिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है और इसका डेफिनेशन। देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज अ कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एक कलेक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन कौन सी होती है, जैसे आपकी रेडियो वेव हुई, गामा रेज हुई, विजिबल लाइट हुई, इंफ्रारेड वेव्स हुई, ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का ही पार्ट है, ना कि ये कुछ भी अलग चीज नहीं है, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का ही पार्ट है। बस ये डिफरेंट थोड़ी इसलिए हो गई है क्योंकि इनकी जो तो ये इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, जैसे इनकी फ्रीक्वेंसी है, इनकी वेवलेंथ है, ये थोड़ी डिफरेंट होती है, इसलिए ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करती हैं, इसीलिए ये जो है डिफरेंट है बस इसी। लेकिन पार्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का ही है। तो देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज अ कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी या फिर वेवलेंथ। समझ में आई, एकदम क्लियर है, नहीं आई मैं बताता हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एक कलेक्शन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एक कलेक्शन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जो कि अरेंज्ड, अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को अरेंज्ड कर दें इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी या फिर वेवलेंथ, या तो फ्रीक्वेंसी में या फिर वेवलेंथ में, अगर उनका इंक्रीजिंग ऑर्डर में उन्हें अगर एक बार लगा दें तो उसी कलेक्शन को बोलते हैं हम क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। बात क्लियर है ना, एकदम क्लियर है। तो चलिए अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की। हमने डेफिनेशन तो देख ली, बिल्कुल देख ली भैया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की डेफिनेशन तो हमने देख ली। तो अब मुझे बताइए आप कि जो हमारे मैक्सवेल साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या बताया था। मैक्सवेल जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया था, जो हमारे मैक्सवेल साइंटिस्ट थे, एक सेकंड काटिए वर्ष, हाँ, तो हमारे जो मैक्सवेल साइंटिस्ट थे कौन थे, मैक्सवेल जो साइंटिस्ट थे, मैक्सवेल साइंटिस्ट ने बताया था, मैक्सवेल गुरुजी ने हमारे ने बताया था, क्या बताया था कि जो एसिलेटेड चार्जेस होते हैं, क्या होते हैं, एसिलेटेड चार्जेस। स्टेशनरी चार्ज क्या प्रोड्यूस करता था, इलेक्ट्रिक फील्ड, और यूनिफॉर्म मोशन में अगर चार्ज हो तो वो क्या प्रोड्यूस करता था, मैग्नेटिक फील्ड। तो इसी से मैक्सवेल जो साइंटिस्ट थे हमारे, मैक्सवेल गुरुजी जो थे, उन्होंने बताया था, वो क्या बताया था, उन्होंने बताया था कि अगर चार्ज एसिलरेट करे, अगर चार्ज एसिलरेट करे तो क्या प्रोड्यूस करता है, वो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या प्रोड्यूस करता है, वो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये किसने बात बताई थी, ये बात बताई थी मैक्सवेल गुरुजी ने। मैक्सवेल गुरुजी ने क्या बात बताई थी, मैक्सवेल गुरुजी ने, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैक्सवेल जो गुरुजी थे हमारे, उन्होंने बात बताई थी कि अगर चार्ज एसिलरेट करे, अगर चार्ज एसिलरेट करे तो वो प्रोड्यूस करता है क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स,
ये बात क्लियर है, एकदम क्लियर है। तो देखिए जब ये बात बता दी थी, मैं इसे थोड़ा रफ करता हूं देन उसके बाद चलता हूं। जब ये मैक्सवेल ने बात बताई थी तो उसके बाद देखिए जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, उन्हें किसी भी मीडियम की कोई ज़रूरत नहीं होती आगे चलने के लिए। बात समझ में आ रही है? जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उन्हें किसी भी मीडियम की कोई ज़रूरत नहीं होती आगे प्रोपेगेट होने के लिए। वो खुद से ही, उनके पास खुद की एनर्जी होती है, तो वो खुद के दम पर ही आगे चलती हैं। ये बात कुछ आप इस तरह समझिए कि आप जो हैं, आप एक ऐसे व्यक्ति हैं कि आपको किसी की कोई ज़रूरत नहीं है आपका खर्च उठाने के लिए। आप में इतनी दम है कि आप अपना खुद से खर्च चला सकते हैं। ये बात कुछ इस तरह थी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी कुछ इसी तरह थी, आप ही की तरह थी, ये समझिए। उन्हें किसी की कोई जरूरत नहीं होती थी कि उन्हें मीडियम चाहिए तभी वो ट्रेवल करेंगे या फिर ऐसा तभी वो प्रोपेगेट होंगे, नहीं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो थी, तो मैं यहां पर लिखता हूं, दे डू नॉट रिक्वायर any medium, they do not require any medium for their propagation, they do not require any medium for their propagation। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को किसी भी मीडियम की कोई जरूरत नहीं होती थी प्रोपेगेट होने के लिए। तो यहां तक ये हमारी बात हुई। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद बताता हूं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे लगाते हैं और उनका क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है, अब वो देखते हैं हम। तो उन्हें आप ऐसे चुटकियों में सीख जाएंगे, जस्ट 10 मिनट्स में आपको ऐसे सिखा दूंगा, ऐसे एकदम याद हो जाएंगे। बहुत ही सिंपल से, बहुत ही आसान सी ट्रिक है जो कि अभी आपको दिखाता हूं। तो पहले इसे नोट कीजिए फटाफट से, ओके। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इंक्रीजिंग ऑर्डर, उनके फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, एनर्जी, इस सभी के बारे में। तो मैं आपको एक सिंपल सी, बहुत ज्यादा सिंपल सी एक ट्रिक बताने जा रहा हूं, जिसे आपको किसी को नहीं बताना है, किसी को मत बताना, अपने आप पास रखना, क्योंकि नंबर आपको ज्यादा लेकर आने हैं। कोई बात नहीं, वैसे बता दोगे तब भी कोई बुराई नहीं है। एक सेकेंड रुकिए, हमारा माइक गिर चुका है। चलिए, हाँ आवाज आ रही है ना क्लियर? हाँ, ओके। तो चलिए अब मैं बताता हूं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की इंक्रीजिंग ऑर्डर के बारे में। तो ट्रिक देखिए, ट्रिक कुछ ऐसी है कि रेडियो मिर्ची, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड। हाँ, पहले मैं आपको बताता हूं, जैसे आपकी गर्लफ्रेंड थी ये, इसका नाम था सुनीता। क्या नाम था इसका? सुनीता। इससे क्या बोलते थे आप? सुनीता आई लव यू, ऐसे होकर के। तो ऐसे ही ये भी आपकी गर्लफ्रेंड है, रेडियो मिर्ची। क्या है? आपकी गर्लफ्रेंड, जिसका नाम है रेडियो मिर्ची, ऐसे याद रखिए। इसका नाम है, आपकी गर्लफ्रेंड का नाम है रेडियो मिर्ची। अब आपको इससे आई लव यू बोलना है, तो कैसे बोलोगे? रेडियो मिर्ची आई लव यू, बोल दिया, रेडियो मिर्ची आई लव यू। अब आप जब पार्क में घूमने गए, आप जब दोनों पार्क में घूमने गए, आप और रेडियो मिर्ची जब दोनों के दोनों पार्क में घूमने गए, तो आपको पार्क में अपनी एक्स गर्लफ्रेंड मिल गई। कौन मिल गई? एक्स गर्लफ्रेंड। तो जब आपको जैसे ही एक्स गर्लफ्रेंड दिखी, तो जैसे ही उसकी रेज आपके ऊपर पड़ी, जैसे ही उसकी एक्स की रेज आपके ऊपर पड़ी, तो जैसे ही उसकी एक्स की रेज आपके ऊपर पड़ी, आप सारे के सारे गमों को भूल गए। क्या भूल गए? गम भूल गए। याद रखना, क्या भूल गए आप? गम भूल गए। रेडियो मिर्ची आई लव यू, एक्स की रेज में गम भूल गए। रेडियो मिर्ची आई लव यू, एक्स की रेज में गम भूल गए। वही ना यार? बिल्कुल हो गई होगी, ये तो मुझे पक्का पता है। हुई या नहीं हुई? वही ना। तो देखिए, रेडियो मिर्ची आई लव यू, एक्स की रेज में गम भूल गए। अब देखिए यहां से, ये क्या था? ये तो बस एक सेंटेंस था। अब बता दूं आपको हकीकत। देखिए, रेडियो से रेडियो वेव, रेडियो से रेडियो वेव्स, रेडियो का मतलब रेडियो वेव्स, मिर्ची का मतलब, मिर्ची किससे स्टार्ट हो रही है? एम से, तो इसका मतलब हो गया माइक्रोवेव्स। क्या हो गया? माइक्रोवेव्स। इसका मतलब हो गया भैया माइक्रोवेव्स। आई से इंफ्रारेड वेव्स। क्या हो गया? इंफ्रारेड वेव्स। आई से हो गया इंफ्रारेड वेव्स, ठीक है ना। एल से हो गया लाइट, एल से हो गई
लाइट, एल से हो गई लाइट। अब मैंने ये लाइट नीचे क्यों लिखी, क्योंकि इस लाइट को, ये जो लाइट है हमारी वो दिखाई देती है, इसलिए हम इसे लाइट ना बोलने की वजह से विजिबल लाइट भी बोलते हैं। लाइट बोलोगे तो कोई बात नहीं, लाइट भी बोल सकते हो और विजिबल लाइट भी बोल सकते हो। तो मैं लिख देता हूँ विजिबल लाइट, विजिबल लाइट जो हमें दिखाई देती है वो लाइट। और यू से अल्ट्रावायलेट, यूवी रेस, यूवी रेस, अल्ट्रावायलेट रेस। एक्स रेस से एक्स रेज ही होता है, एक्स रेज से एक्स रेज ही होता है, ठीक है ना। और जी से होता है गामा रेस, जी से होता है क्या, गामा रेस, सॉरी गामा रेस। ये ए है, ओके। एक सेकंड के मैं बना ही देता हूं, वरना आप कहोगे कि भैया को स्पेलिंग भी नहीं आती। हाँ, ये हो गई एक्स रेस, ठीक है। ये थी आपकी याद करने की ट्रिक। रेडियो मिर्ची आई लव यू एक्स की रेज में गम भूल गए, रेडियो मिर्ची आई लव यू एक्स की रेज में गम भूल गए। रेडियो से रेडियो वेव्स, एम से माइक्रोवेव, आई से इंफ्रारेड वेव्स, एल से विजुअल लाइट, यू से यूवी रेस, एक्स से एक्स रेस, गम से गामा रेस। एकदम सिंपल ट्रिक थी, याद हुई या नहीं हुई? बिल्कुल हो गई भैया, बिल्कुल हो गई। अब देखिए इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर किधर होगा, मैं इधर से इधर जा रहा हूँ, मैं इधर से इधर जा रहा हूँ। जैसे ही मैं इधर से इधर जाता हूँ मेरी एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज कर दी जाती है ना। तो ये था आपका एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर। एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे कम एनर्जी इसकी, उसके बाद इसकी, उसके बाद इसकी, देन सबसे ज्यादा एनर्जी होती है इसकी। तो देखिए जो ऑर्डर आपका इंक्रीजिंग जो ऑर्डर आपका एनर्जी का होता है वही होता है किसका, फ्रीक्वेंसी का। वही ऑर्डर होता है किसका, फ्रीक्वेंसी का। यही ऑर्डर फ्रीक्वेंसी का होगा जो आपका इसका होगा, क्योंकि जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के। ये मैं आपको अभी जस्ट अभी बताने वाला हूं। और जो वेवलेंथ है, और जो वेवलेंथ है उसका ऑर्डर कुछ ऐसे होता है। ये देखिए, ये जो है उधर से इधर आ रही है, तो ये ऑर्डर है किसका, वेवलेंथ का, वेवलेंथ का ऑर्डर। ये हो गया वेवलेंथ का ऑर्डर, किसका हो गया, वेवलेंथ का ऑर्डर। वेवलेंथ जो है सबसे ज्यादा इसकी होती है और सबसे कम इसकी होती है। एनर्जी सबसे ज्यादा इसकी होती है और सबसे कम इसकी होती है। फ्रीक्वेंसी भी सबसे ज्यादा इसी की होती है जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। तो ये कैसे आया, ऐसे ही नहीं पढ़ा रहा है, ये कैसे आया ये भी दिखाता हूं आपको। एनर्जी का फॉर्मूला बताइए मुझे, एनर्जी का फॉर्मूला बताइए। एनर्जी मैंने ई से डिनोट कर दी, किससे डिनोट कर दी, ई से। एनर्जी होती है ई इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा, E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा, जिसमें H जो होता है वो होता है आपका प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट, जो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। C इज द स्पीड ऑफ लाइट एंड लेमडा इज द वेवलेंथ, लेमडा इज द वेवलेंथ। तो देखिए एनर्जी बढ़ी हमारी, यहां पर एनर्जी बढ़ी, वेवलेंथ क्या हो गई, कम हो गई। वेवलेंथ क्या हो गई, कम होती गई। एनर्जी बढ़ती गई, वेवलेंथ कम होती गई। जब वेवलेंथ बढ़ती गई तो एनर्जी कम होती गई, क्योंकि इनकी अपोजिट है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, तो एनर्जी बढ़ेगी वेवलेंथ कम होगी, वेवलेंथ बढ़ेगी एनर्जी कम होगी। समझ में आया, बिल्कुल आया। अब देखिए फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का देखते हैं, F इज इक्वल टू सी अपॉन लेमडा। फ्रीक्वेंसी ये होता है ना, F इज इक्वल टू सी अपॉन लेमडा। तो सी अपॉन लेमडा की जगह मैं फ्रीक्वेंसी लिख देता हूँ, यहाँ लिखता हूँ H इंटू फ्रीक्वेंसी। तो एनर्जी का जो है कॉमा लगा के लिखता हूँ, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अंडरस्टैंड, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एनर्जी भी बढ़ेगी, तो इसीलिए एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का सेम ग्राफ होता है, यानी एनर्जी बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी। तो ये था इसका ऑर्डर, जो इस रिलेशन से आया था, इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा, जिसमें फ्रीक्वेंसी होता है सी अपॉन लेमडा। एकदम क्लियर है? अगर क्लियर है तो फटाफट से नोट कीजिए, देन आपको इनकी एक एक करके मैं प्रॉपर्टीज बताता हूं कि रेडियो वेव की क्या प्रॉपर्टीज है, माइक्रोवेव की क्या प्रॉपर्टीज है। जस्ट नोट डाउन। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं गामा रेस की कुछ प्रॉपर्टीज हैं और उनकी वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल गामा रेस रेंज ऑफ वेवलेंथ। इसकी जो वेवलेंथ की जो रेंज होती है, क्या होती है, इसकी जो वेवलेंथ की रेंज होती है वो होती है लेस देन 10⁻⁻3। आपकी एनसीईआरटी बुक में भी है, तो वहां पर जाकर देख सकते हो। जो इसकी वेवलेंथ की रेंज होती है वो होती है लेस देन 10⁻³ नैनोमीटर, यानी कि 10⁻³ नैनोमीटर से भी लेस, उससे भी कम, इतनी उसकी वेवलेंथ होती है। इसलिए इसकी जो एनर्जी है वो सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि इसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है।
वेवलेंथ सबसे कम, एनर्जी सबसे ज़्यादा, एनर्जी सबसे कम, वेवलेंथ सबसे ज़्यादा, क्योंकि अपोजिट ऑर्डर होता है इनका, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है एक दूसरे के, वेवलेंथ और एनर्जी। तो इसीलिए इसकी जो वेवलेंथ है वो सबसे कम होती है, 10⁻³ नैनोमीटर से भी कम, यानी बहुत छोटी वेवलेंथ होती है इसकी। तो इसीलिए इसकी जो एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा होती है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, दे हैव, सॉरी एक सेकेंड, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इट हैव वेरी हाई एनर्जी, इट हैव वेरी हाई एनर्जी, इसलिए इसकी जो एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा होती है। और देखिए इसकी जो रेंज है वो होती है लेस देन 10⁻। इसका जो साइज होता है दोस्तों वो होता है न्यूक्लियस के साइज की। ये जो वेव्स हैं वो न्यूक्लियस के साइज की होती है। किस साइज की होती है? ये होती है न्यूक्लियस के साइज की। क्लियर है? ये जो वेव्स है वो न्यूक्लियस के साइज की होती है। अब बात करते हैं हम इसके यूजेस की। तो इसके जो यूजेस हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूजेस हैं। टू डिस्ट्रॉय कैंसर सेल्स, मेडिसिन लाइन में ये जो गामा रेज हैं ये हमारे कैंसर सेल्स को मारने के लिए यूज की जाती हैं। जब हमारा कैंसर का ट्रीटमेंट होता है तो ये वहाँ पर मशीन्स में कैंसर के हमारे सेल्स जो होते हैं उन्हें मारने के लिए यूज़ की जाती हैं। ये हमारे कैंसर के सेल्स के साथ साथ हमारे जो बॉडी के अच्छे सेल्स होते हैं उन्हें भी डिस्ट्रॉय कर सकती हैं ये, ठीक है ना। और सेकंड जो इसका यूज है, टू प्रिजर्व फूड स्टफ्स फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड बिकॉज सॉफ्ट गामा रेज कैन किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जो सॉफ्ट गामा रेज का मतलब ये है कि ये जो इसकी वेवलेंथ है इससे कम वेवलेंथ वाली, यानी सॉरी इससे थोड़ी ज़्यादा वेवलेंथ वाली जो रेज होती हैं वो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार देती हैं। इसलिए हम इन्हें प्रिजर्व फूड स्टफ्स को प्रिजर्व करने के लिए भी यूज़ करते हैं। तो ये था आपका गामा रेज का टॉपिक, जिसे आप फटाफट से नोट कीजिए। देन हम आगे चलते हैं इसके बाद। गलत बोलता है, मोहब्बत बरसा देना तुम सावन आया है। तो चलिए दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं एक्स रेज के बारे में। किसके बारे में? एक्स रेज के बारे में। एक्स रेज की जो रेंज होती है वेवलेंथ की, किसकी? वेवलेंथ की रेंज वो होती है कहां से कहां तक? 10⁻³ नैनोमीटर, नैनोकार नहीं, नैनोमीटर, मीटर वाला नैनोमीटर है ना। तो इसकी जो रेंज होती है वेवलेंथ की वो होती है 10⁻³ नैनोमीटर से लेकर 1 नैनोमीटर तक। कहां तक? 1 नैनोमीटर तक इसकी जो रेंज होती है, एक्स रेज की जो रेंज होती है वेवलेंथ की वो होती है 10⁻³ नैनोमीटर से लेकर 1 नैनोमीटर तक। और जो इसकी फ्रीक्वेंसी की रेंज होती है वो होती है 10⁻18 नैनोमीटर हर्ट्ज से लेकर 10⁻20 हर्ट्ज तक। कहां तक? 10⁻18 हर्ट्ज से लेकर 10⁻20 हर्ट्ज तक। क्लियर है यहां तक बात? ये 20 है ना। तो देखिए फ्रीक्वेंसी की रेंज वो होती है 10⁻18 हर्ट्ज से लेकर 10⁻20 हर्ट्ज। वेवलेंथ की रेंज 10⁻³ नैनोमीटर से लेकर 1 नैनोमीटर तक। क्योंकि जो गामा रेज थी हमारी उसमें कहां से थी? लेस देन 10⁻³ इसीलिए यहाँ पर 10⁻³ से स्टार्टिंग हुई है 1 नैनोमीटर तक। ये यहाँ तक की वेवलेंथ होती है, इतनी रेंज की। और ये किस साइज की होती है? ये एटम्स के साइज की होती है। किसके साइज की होती है? ये एटम्स के साइज की होती है, ठीक है ना। बात समझ में आई? इनकी वेवलेंथ की रेंज 10⁻³ नैनोमीटर से लेकर 1 नैनोमीटर। फ्रीक्वेंसी की रेंज 10⁻18 हर्ट्ज से लेकर 10⁻20 हर्ट्ज तक। साइज एटम्स के साइज के, ये बात आप अपने दिमाग में रखते चलिए, क्योंकि ऐसा है कि अगर आपको ये याद नहीं हुए तो आप इन्हें गलत नहीं लिख कर आ सकते। बात समझ में आ रही? आप इन्हें गलत नहीं लिख कर आ सकते हो, आपको ये याद रखना ही रखना है। इसमें से क्वेश्चन पेपर में आपके में 1-2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम के ऊपर होगा। तो इसे एकदम अच्छे से, ये सारे टॉपिक आपके कोई भी न्यूमेरिकल टाइप का नहीं है, ये सारे टॉपिक आपके याद करने के हैं, बस आपको याद करते जाना है। तो देखिए इसके यूजेस देख लेते हैं। ये जो है मेडिकल डायग्नोसिस में यूज होता है। आप जब आपके जब हड्डियों में चोट आ जाती है तब आप एक्सरे करवाने जाते हो मोस्टली। तो एक्सरेज आप क्यों करवाने जाते हो, मुझे ये बताइए। एक्सरेज ही आप क्यों करवाने जाते हो? एक्सरेज हम इसलिए करवाने जाते हैं क्योंकि पता लग जाएगी कहाँ पर चोट है, कितनी हड्डी क्रैक हुई है हमारी, ऐसे करके, है ना, वगैरह वगैरह। तो देखिए इसका जो ये जो एक्सरेज है हमारी, वो हमारा जो फ्लैश होता है ना, फ्लैश मास, तो ये मास में से तो पार हो जाती हैं, लेकिन जो हमारी बोन्स होती है वहां से पार नहीं हो पाती। ये हमारी बोन्स में से क्रॉस नहीं हो पाती, इसीलिए इसका मेडिकल डायग्नोसिस में बहुत बड़ा यूज होता है एक्सरेज का। और सेकंड यूज होता है इन द स्टडी ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्रिस्टल स्ट्रक्चर की स्टडी करने में भी इसका यूज होता है, किसका? एक्सरेज का। तो ये था आपका एक्सरेज का टॉपिक, इसे फटाफट से आप नोट कीजिए।
तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं आपकी अल्ट्रावायलेट रेस के बारे में। तो अल्ट्रावायलेट रेस के बारे में अब हम बात करने आ रहे हैं। तो अल्ट्रावायलेट रेस आपने मोस्टली बचपन से सुनते चले आ रहे होंगे कि हमें जो अल्ट्रावायलेट रेस से, यूवी रेस से हमें हार्म ना पहुंचे, इसलिए हमारी जो ओजोन लेयर है वो बनाई, ओजोन लेयर अपने आप होती है क्योंकि वो अल्ट्रावायलेट रेस को रिफ्लेक्ट कर देती है। ऐसे मोस्टली सेंटेंस आपने बहुत सुने होंगे जो इस मोस्टली लाइफ टाइम में सुनाते हैं लोग। तो देखिए, अब हम बात करते हैं, आज पढ़ते हैं अल्ट्रावायलेट रेस के बारे में। सबसे पहले पढ़ते हैं हम इसकी वेवलेंथ की रेंज कितनी होती है। सबसे पहले पढ़ते हैं हम इसकी वेवलेंथ की रेंज। वेवलेंथ की रेंज से पहले मैं आपको बता दूं कि इसका जो सोर्स होता है वो कहां से होती है। अल्ट्रावायलेट रेस कहां से निकलती हैं? अल्ट्रावायलेट रेस आपने मोस्टली पढ़ा है कि सन से आती है। कहां से आती है? इसका मेनली एक बहुत सबसे बड़ा सोर्स है वो है सन। क्या है? एक सबसे बड़ा सोर्स है वो है सन, ठीक है ना। एक है सन, मैंने सम लिख दिया, सॉरी। एक है इसका सन, ठीक है। और जो सेकंड है इसका वो है कुछ स्पेशल लैंप्स। कुछ स्पेशल लैंप से भी हम अल्ट्रावायलेट रेस को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ स्पेशल लैंप्स, कुछ स्पेशल लैंप्स, ठीक है ना। तो ये तो थे इसके सोर्स, सन और स्पेशल लैंप्स, मतलब कुछ स्पेशल लैंप्स और सन, ये दो तो इसके सोर्स। अब हम बात करते हैं इसकी रेंज ऑफ वेवलेंथ के बारे में। तो अभी जो हमने पढ़ी थी एक्सरेज, वो कहां से कहां तक थी? वो थी 10⁻⁸ 10⁻³ नैनोमीटर से लेकर 1 नैनोमीटर तक। तो अब यहां से स्टार्ट होंगी 1 नैनोमीटर से लेकर 400 नैनोमीटर तक। कहां तक? 1 नैनोमीटर से लेकर 400 नैनोमीटर तक होती है इसकी वेवलेंथ। क्या होती है? वेवलेंथ। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 10⁻15 हर्ट्ज से लेकर 10⁻15 हर्ट्ज से लेकर 10⁻17 हर्ट्ज तक। कहां तक? 10⁻17 हर्ट्ज तक। 10⁻15 हर्ट्ज से लेकर 10⁻17 हर्ट्ज तक ये होती है इसकी रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब बात करते हैं हम इसके साइज के बारे में। किसके बारे में? इसके साइज के बारे में। तो देखिए, इसका साइज क्या होता है। इसका जो साइज, ये मॉलिक्यूल्स के साइज की होती है। किसके साइज की होती है? मॉलिक्यूल्स के साइज की। तो मैं इधर लिख देता हूं, इसका जो साइज होता है वो एक मॉलिक्यूल्स के साइज की होती है, ठीक है ना। ये मॉलिक्यूल्स के साइज की होती हैं। और यूजेस, अगर हम यूजेस की बात करें तो यूज का एक सबसे मेन यूज है वो है आई सर्जरी में। ये कहाँ पर मेन यूज होती है? ये होती है आई सर्जरी में। जब हमारी आंखों की सर्जरी की जाती है तो अल्ट्रावायलेट रेस मोस्टली सबसे ज़्यादा यूज की जाती हैं। तो इसलिए ये इसका मेन यूज है जहाँ पर अल्ट्रावायलेट रेस जो है आपकी यूज होती हैं। तो फटाफट से इसे नोट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं आपके विजुअल लाइट के बारे में। विजुअल लाइट क्या है? वो लाइट जिससे हम इस पूरी दुनिया को देख सकते हैं। तो इसका सबसे जो मेन यूज़ है वो यही है कि हम आसपास की चीज़ों को देखें। जो आप हमें आसपास की चीज़ें दिखाई दे रही हैं, जैसे आपको ये मार्कर दिखाई दे रहा है, ये किसकी वजह से दिखाई दे रहा है? लाइट की वजह से। इसलिए इसका सबसे मेन यूज यही है, टू सी द कलरफुल वर्ल्ड। इस कलरफुल दुनिया को देखने के लिए इसका सबसे मेन यूजेज है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी रेंज ऑफ वेवलेंथ, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी और इसके साइज वाइज के बारे में। तो देखिए, इसकी जो वेवलेंथ की रेंज होती है वो होती है 400 नैनोमीटर से लेकर कहाँ तक? 700 नैनोमीटर तक, ठीक है ना। एकदम क्लियर है, ये नैनो लिखा है। 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक ये होती है विजुअल लाइट की वेवलेंथ की रेंज। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी की रेंज होती है वो होती है 4 × 10⁻14 हर्ट्ज से लेकर 4 × 10⁻14 हर्ट्ज से लेकर 7 × 10⁻14 हर्ट्ज तक। कहाँ तक? 7 × 10⁻14 हर्ट्ज तक। और इसका जो साइज होता है, ये किस साइज की होती है? ये जो है हमारे प्रोटोजोन्स के साइज की होती है। किसके साइज की होती है? प्रोटोजोन्स के साइज की होती है, ठीक है ना। ये जो है हमारी विजिबल लाइट वो प्रोटोजोन्स के साइज की होती है। और इसका जो रेंज ऑफ वेवलेंथ है वो होता है 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक। और इसका जो फ्रीक्वेंसी का जो रेंज है वो होता है 4 × 10⁻14 हर्ट्ज से लेकर 7 × 10⁻14 हर्ट्ज तक। तो इसे भी आप फटाफट से नोट कीजिए। और ये बहुत ही सिंपल सी, कॉमन सी चीज़ें हैं जो आपको दिमाग में, अगर एक बार अच्छे से पढ़ोगे और दोबारा से उसे रिवाइज कर लोगे तो अच्छे से आपके दिमाग में चलती चली जाएंगी, बिल्कुल नहीं रुकेंगी। तो फटाफट से देखिए इसे। हाँ तो दोस्तों, चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इंफ्रारेड वेव्स क्या होती है। इंफ्रारेड वेव्स का दूसरा नाम है हीट वेव्स। क्या बोलते हैं मैम इन्हें? एक और नाम है इनका हीट वेव्स। हीट वेव्स, इंफ्रारेड वेव्स को हम हीट वेव्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ये समझिए। इंफ्रारेड वेव्स जो है हमारी हॉट वेव्स होती हैं, इसीलिए हम इन्हें हीट वेव्स भी बोलते हैं। इनका जो मेन सोर्स है वो होता है जब हमारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स
जब हमारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स दोनों वाइब्रेट करते हैं, जब हमारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स दोनों वाइब्रेट करते हैं तब हमारी जो है इंफ्रारेड वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। क्या प्रोड्यूस होती है? इंफ्रारेड वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। जब हमारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स दोनों वाइब्रेट करते हैं तब हमारी इंफ्रारेड वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। तो इसका जो सोर्स है वो होता है वाइब्रेशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ठीक है ना, वाइब्रेशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, इसकी वजह से ये इसका सोर्स है। और इसके साइज के बारे में अगर हम बात करें तो साइज पहले बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपको बताता हूँ रेंज ऑफ वेवलेंथ और रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, क्योंकि इन्हीं की वजह से ये सारी वेव्स जो है डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करती हैं। तो पहले हम वही बात देख लेते हैं ना। तो चलिए वेवलेंथ की बात करें तो इसकी वेवलेंथ जो होती है वो होती है 700 नैनोमीटर से लेकर 1 मिलीमीटर तक। कहाँ तक? 1 मिलीमीटर तक। 700 नैनोमीटर से लेकर 1 मिलीमीटर तक इसकी रेंज ऑफ वेवलेंथ होती है। रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात करें तो इसकी जो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 10⁻12 हर्ट्ज से लेकर 10⁻12 हर्ट्ज से लेकर 10⁻14 हर्ट्ज तक। ये होती है इसकी रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब बात करते हैं हम ये किस साइज की होती हैं। आपने मोस्टली पिन देखी होगी, सभी ने जो हमारे पिन होती है घरों में वो देखी होंगी। तो पिन का जो सिर होता है, पिन का जो हेड होता है, ये उस साइज की होती हैं। किस साइज की होती हैं? ये पिन हेड के साइज की होती हैं। पिन हेड के साइज की होती हैं। क्लियर? एकदम क्लियर? ये किस साइज की होती हैं? पिन हेड के साइज की होती हैं। अब इनके जो है दो मेन यूजेस देख लेते हैं हम। कौन से दो मेन यूज वो भी बताता हूँ आपको। सबसे पहला जो मेन यूज है वो होता है इंफ्रारेड डिटेक्टर आर यूज्ड इन अर्थ सैटेलाइट। अर्थ सैटेलाइट में यूज होती है फॉर मिलिट्री पर्पसेस एंड टू ऑब्जर्व ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स। मिलिट्री पर्पस के लिए भी सैटेलाइट में यूज होती है और क्रॉप्स की ग्रोथ कितनी हो रही है इसलिए भी ये सैटेलाइट में यूज होती है। क्या यूज होती है? इंफ्रारेड वेव्स। और दूसरा इनका जो यूज है वो होता है सबसे ज्यादा यूज होता है वो होता है वाइडली यूज्ड इन रिमोट स्विचेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। जो हमारे रिमोट होते हैं या फिर हमारे जो घर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स होते हैं उनमें इनका सबसे ज़्यादा मेन यूज़ होता है किसका? इंफ्रारेड वेव्स का। इंफ्रारेड वेव्स के दो यूज़ है, एक तो मिलिट्री पर्पस के लिए और ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स को देखने के लिए किसमें? सैटेलाइट में। और दूसरा यूज़ है रिमोट स्विचेस में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के। और इसकी जो रेंज होती है, रेंज ऑफ वेवलेंथ होती है वो होती है 700 नैनोमीटर से लेकर 1 मिलीमीटर तक। फ्रीक्वेंसी होती है 10⁻12 हर्ट्ज से लेकर 10⁻14 हर्ट्ज तक। एकदम याद रखना, इसका साइज होता है वो होता है पिन हेड। ये सोर्स कहाँ से निकलती हैं? ये निकलती हैं जब एटम्स और मॉलिक्यूल्स हमारे वाइब्रेट करते हैं तब ये हमारी जो वेव्स हैं ये प्रोड्यूस होती हैं। तो फटाफट से इसे भी नोट करिए, देन हम इसके आगे चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करने जा रहे हैं माइक्रोवेव्स के बारे में। तो माइक्रोवेव्स क्या और इसकी रेंज, फ्रीक्वेंसी, साइज, सोर्स, यूज सब कुछ बताऊंगा भैया, सब कुछ। क्यों टेंशन लेते हो तुम? थोड़ा सा सब्र तो करो। तो देखिए जो माइक्रोवेव्स होती हैं उनकी जो रेंज ऑफ वेवलेंथ की अगर हम बात करें तो इसकी रेंज ऑफ वेवलेंथ होती है 1 मिलीमीटर से लेकर 0.1 मीटर तक। कहां तक? 0.1 मीटर तक। 1 मिलीमीटर से लेकर 0.1 मीटर तक होती है इसकी रेंज ऑफ वेवलेंथ, याद रखना। और जो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो होती है कहां से कहां तक? रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है 10⁻9 हर्ट्ज से लेकर 10⁻12 हर्ट्ज तक। कहाँ तक? 10⁻12 हर्ट्ज तक। 10⁻9 हर्ट्ज से लेकर 10⁻12 हर्ट्ज तक इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। और वेवलेंथ की अगर हम बात करें किसकी? माइक्रोवेव्स की वेवलेंथ की बात करें तो वो होती है 1 मिलीमीटर से लेकर 0.1 मीटर तक। ठीक है ना। अब अगर इसके साइज के बारे में बात करें तो इसका जो साइज होता है वो होता है हनी बी के साइज की। जो हमारी हनी बीज होती हैं उनके ये साइज की होती है। हनी बी के साइज की ये होती है। क्या होती है? माइक्रोवेव होती है। अब आती है इसके सोर्स के बारे में। तो इसका जो सोर्स है वो होता है क्लाइस्ट्रॉन वेव और मैग्नेट्रॉन वेव। अब ये क्लाइस्ट्रॉन वेव और मैग्नेट्रॉन वेव क्या है ये तो हमारी समझ में ही नहीं आते, तो आपको समझने की जरूरत भी नहीं है, बस नाम याद करना है। तो ये जो है इसका सोर्स होता है वो होता है क्लाइस्ट्रॉन, सॉरी इलेक्ट्रॉन की स्पेलिंग गलत हो गई, अगर इसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो तो मुझे क्षमा करना, आप समझ जाओ
तो ठीक है, नहीं समझो तो कमेंट करके बता देना, मैं आपको बता दूंगा कि क्या लिखा है। क्लाइस्ट्रॉन वेव और मैग्नेट्रॉन वेव ये हमारे जो है सेमीकंडक्टर डिवाइस होते हैं। क्या होते हैं ये होते हैं हमारे सेमीकंडक्टर डिवाइस होते हैं, जो कि क्या यूज करते हैं, जो कि क्या प्रोड्यूस करते हैं, जो कि हमारी माइक्रोवेव प्रोड्यूस करते हैं। प्रोड्यूसेस माइक्रोवेव्स। क्या प्रोड्यूस करते हैं? माइक्रोवेव्स प्रोड्यूस करते हैं। बात क्लियर है? एकदम क्लियर है या नहीं क्लियर? क्लाइस्ट्रॉन वेव और मैग्नेट्रॉन वेव ये दोनों इसके सोर्स हैं, जो कि एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होते हैं और ये प्रोड्यूस करते हैं क्या? माइक्रोवेव्स प्रोड्यूस करते हैं। तो इनको याद रखना, क्लाइस्ट्रॉन वेव और मैग्नेट्रॉन वेव। अब बात आती है इनके यूजेस की। तो इनके दो मेन यूजेस हैं। एक तो यूज्ड इन रडार सिस्टम, जो हमारे रडार सिस्टम होते हैं, बॉर्डर पर जो रडार सिस्टम लगे होते हैं उनमें सबसे मेन यूज होता है। और सेकंड यूज होता है माइक्रोवेव ओवंस आर एन इंटरेस्टिंग डोमेस्टिक यूज ऑफ दिस वेव्स। जो हमारे माइक्रोवेव ओवंस होते हैं जो हमारे घरों में यूज किए जाते हैं, उनमें भी माइक्रोवेव्स का यूज किया जाता है। तो ये दोनों इसके मेन यूजेस थे जो आपको याद होने चाहिए। और ये जो है ये था आपका सोर्स, ये था इसके सोर्स, और ये था इसका साइज, ये थी इसकी फ्रीक्वेंसी की रेंज, और ये था इसका क्या? रेंज ऑफ वेवलेंथ। तो फटाफट से इसे भी नोट कीजिए जल्दी से। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करने जा रहे हैं आपकी रेडियो वेव्स के बारे में। रेडियो वेव्स की जो रेंज ऑफ वेवलेंथ और रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है, सबसे पहले हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो बताइए रेडियो वेव्स की जो वेवलेंथ की रेंज होती है वो कितनी होती है? अगर आपने बुक में थोड़ी बहुत भी देखी होगी तो आपको मालूम होगा कि इसकी जो रेंज ऑफ वेवलेंथ होती है वो कितनी होती है। नहीं मालूम? मालूम है या नहीं मालूम? नहीं मालूम? सच में नहीं मालूम? तो चलिए मैं बताता हूँ। इसकी जो रेंज ऑफ वेवलेंथ होती है वो लेस देन 0.1 मीटर से भी कम होती है। क्या होती है? लेस देन 0.1 मीटर, यानी 0.1 मीटर से भी कम, यानी सबसे बड़ी वेवलेंथ इसी की होती है। समझ में आई? सबसे बड़ी वेवलेंथ इसी की होती है। अब बात करते हैं हम रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी के बारे में। किसके बारे में? रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी के बारे में। अगर हम रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करें तो इसकी जो रेंज होती है वो होती है 500 किलो हर्ट्ज से लेकर 500 किलो हर्ट्ज से लेकर, मेरे वर्ड्स पे जाइए, 500 किलो हर्ट्ज से लेकर 1000 मेगा हर्ट्ज तक। कहाँ तक? 1000 मेगा हर्ट्ज तक। 500 किलो हर्ट्ज से लेकर 1000 मेगा हर्ट्ज तक इसकी रेंज होती है। किसकी? फ्रीक्वेंसी की। अब बात करते हैं हम इसके साइज की। तो ये एक ह्यूमन के साइज की होती है। किसके साइज की? ह्यूमन के साइज की होती है। क्या होती हैं? रेडियो वेव्स ह्यूमन के साइज की होती है। और इसका जो मेन सोर्स है, अगर हम बात करें सोर्स की, तो इसका जो सोर्स है वो होता है रेडियो वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द एसिलेटेड मोशन ऑफ चार्जेस इन कंडक्टिंग वायर। जब कंडक्टिंग वायर्स में एसिलेटेड मोशन होता है चार्जेस के बीच में, तो ये रेडियो वेव्स हमारी प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम इसके यूज की। तो ये रेडियो कम्युनिकेशन में यूज होती हैं। किसमें यूज होती है? रेडियो कम्युनिकेशन में। इसका मेन यूज यही है, एक ही यूज है इसका, रेडियो कम्युनिकेशन। और भी यूजेस हैं लेकिन आज के मतलब का एक ही यूज है, वो है रेडियो कम्युनिकेशन। ये सिर्फ और सिर्फ रेडियो कम्युनिकेशन में यूज होती हैं। ये इसका सोर्स है, ह्यूमन के साइज की होती है। 50 किलोहर्ट्ज से 1000 मेगाहर्ट्ज तक इसकी फ्रीक्वेंसी की रेंज होती है। लेस देन 0.1 मीटर से लेकर जो है इसकी वेवलेंथ की रेंज होती है। तो फटाफट से इसे नोट कीजिए, और इसे नोट करने के बाद हमारा जो चैप्टर है वो यहीं पर समाप्त होता है, यानी यहीं पर चैप्टर का एंड होता है। तो हम आपसे मिलेंगे दूसरा नेक्स्ट टॉपिक लेकर और नेक्स्ट चैप्टर के साथ बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेनेशन लेकर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।